व्हाइट स्नेक अपलोड मूवी पार्ट 3। आज जाने होगा व्हाइट स्नेक मॉडर्न लाइफ, जिसको कि हम लोग आज के वीडियो में पूरा खोल के कवर करने वाले हैं। एंड बिफोर वी गेट स्टार्टेड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो मूवी है ना, इसके अब तक टोटल तीन पार्ट आ चुके हैं, जिसकी की तीसरी पार्ट को आज की वीडियो में हम लोग पूरा खोल के कवर करने वाले हैं, और वो भी हिंदी में। और भाई अगर तुमने इसके पहले के 2 पार्ट्स को नहीं देखा तो बस ये वाला वीडियो आखिर तक देख लो, तुम्हारे को वो 2 पार्ट्स देखने की जरूरत नहीं होगी। बिकॉज व्हाइट स्नेक मूवी का जो पार्ट 1 है ना, ये इस पार्ट 3 का सीधा प्रीक्वल पार्ट है। मतलब कि अगर तुम्हारे को इस मूवी की कहानी को अच्छे से समझना है तो तुम्हारे को डेफिनेटली इसका पार्ट 1 को भी देखना ही पड़ेगा। बट भाई अगर तुम नहीं भी देखना चाहते तब भी कोई बात नहीं है, बिकॉज इसी वीडियो की स्टार्टिंग में मैं तुम्हारे को इस मूवी के पार्ट 1 के एक प्रॉपर रिकेप दे दूंगा। और जहाँ तक बात है इस मूवी की पार्ट 2 की, तो तुम्हारे को इस वाली स्टोरी को समझने के लिए वॉली मूवी देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वॉली स्टोरी इस मूवी की एक कैनन स्टोरी था। बोले तो नंबर्सली तो वॉली मूवी पार्ट 2 था, बट स्टोरी वाइज पार्ट 2 की कहानी पार्ट 3 के बाद से टेक प्लेस करते हुए दिखाई गई है। दैट मींस कि पहले पार्ट 1 देखो, फिर पार्ट 3 देखो, और फिर जाके पार्ट 2 देखो, तब जाके तुम्हारे को स्टोरी की एक प्रॉपर लाइन समझ में आने वाली है। बट स्टिल तुम्हारा भाई तुम्हारे को इस अमेजिंग सी स्टोरी को एक अलग ही डिफरेंट वे में समझा कर दिखाने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड दिस स्टोरी स्टार्टेड विद आवर वेरी ब्यूटीफुल फीमेल प्रोटैगनिस्ट व्हाइट स्नेक, जिसको कि अपने मास्टर से ऑर्डर्स मिला होता है कैपिटल के एम्परर को जान से मारने के लिए, क्योंकि एम्परर एक नंबर का हरामी बंदा था। वो स्नेक्स को मारकर अपनी ताकत बढ़ाता रहता था, उनकी ताकत को सोख कर। और फिर जब अपना हीरोइन एम्परर को मारने के लिए जाती है, बट वो अपने मिशन में फेल हो जाती है और काफी ज्यादा घायल होकर पानी में गिर जाती है। और फिर यहीं पर से पानी के साथ बहते हुए अपना हीरोइन एक पहाड़ी किनारे पर आके रुक जाती है, जहाँ पर से अपना हीरो उसको रेस्क्यू करता है। एंड गेस व्हाट, उसके सिर पे ज्यादा चोट लगने की वजह से वो अपनी याददाश्त खो देती है। और फिर यहीं पर से हमारे को स्टार्ट होते हुए दिखाई जाते हैं हमारे हीरो और हीरोइन के बीच एक बहुत ही लंबा चौड़ा सा और ब्यूटीफुल से क्वालिटी टाइम स्पेंड। और इस तरीके से इन दोनों में प्यार हो जाती है, और वो दोनों ही अपने आप में ही कुछ ज्यादा ही इंटीमेट हो जाते हैं। बट फिर अचानक से हमारे को कहानी पे एंट्री होते हुए दिखाई जाते हैं व्हाइट स्नेक की छोटी बहन ग्रीन स्नेक की। और इसी के थ्रू ही यहाँ पर व्हाइट स्नेक को सारा कुछ याद आ जाती है कि वो असल में है कौन और उसकी मकसद असल में है क्या। फिर और क्या, अपना हीरोइन अपना हीरो से बोल देती कि तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारे रास्ते और मेरे रास्ते बिल्कुल ही अलग है। तुम एक ह्यूमन और मैं एक डीमन। एंड ये सुनकर अपना हीरो भी यहाँ पर से ये कहते हुए निकल जाता है कि मैं तुम्हारे पास वापस से जरूर रहूंगा, तुम्हारे साथ कैसे रहा जा सकता है इसका कोई ना कोई रास्ता निकल कर। और सिर्फ अपने पैर की खातिर हमारा हीरो एक डीमन फॉक्स गर्ल के पास आकर खुद को ही एक डीमन में बदल लेता है। और फिर इसके बाद जैसे ही हमारा हीरो अपने पैर के पास वापस लौटता है, उसको तो देखने को मिलता है कि एम्परर तो उसके पैर के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है, ताकि वो उसे पूरी तरीके से मारकर उसकी पूरी की पूरी ताकत को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके। और मैं तुम्हारे को बता रहा यह क्या एक मोमेंट देखने के बाद ही तुम्हारे को पता चले कि असली का ट्रूथ ऑफ लव होता क्या है। हमारा हीरो यहाँ पर अपने पैर के लिए अपना सारा कुछ सेक्रीफाइस कर देता है, यहाँ तक कि अपना आखिरी सांस तक। He sacrificed himself to protect his own love। एंड जब तुम मानो या ना मानो, लेकिन इस तरीके से इस मूवी फ्रेंचाइजी की फर्स्ट पार्ट की एंडिंग होती है। एंड एट द एंड के हमारे हीरोइन अपने हीरो से रिलेटेड सारी के सारी यादों को एक हेयरपिन के अंदर लॉक करके रख देती है, जो सारी की सारी यादें पूरे 500 साल बाद जाके इस हेयरपिन से आजाद होती है। और अभी हमारे हीरोइन को हमारे हीरो के बारे में सारा कुछ याद आ जाती है। प्लस अभी पूरे 500 साल बाद हमारे हीरो भी कहीं ना कहीं रिइंकार्नेट हो चुका होगा, या हमारे हीरोइन को भी मालूम थी। तो फिर हमारी हीरोइन यहाँ पर से एक माउंटेन के ऊपर के खड़े होकर कह रही थी कि अभी वो कहीं पर भी होगा, कैसा भी दिखता होगा, चाहे मैं उसे याद हूँ कि नहीं, लेकिन फिर भी मैं उसे ढूंढ निकालूंगी, क्योंकि आखिरकार मुझे वो याद है। सो यहीं पर से इसका इस मूवी फ्रेंचाइजी की तीसरी पार्ट की कहानी शुरू होती है, जहाँ पर की स्टार्टिंग में हम लोग उस हेयरपिन को देखते हैं जो कि सीधा के अपने हीरो के सामने गिरता है। इसी को उठाकर अपना हीरो यहाँ पर भागते हुए बोलने लगते कि मिस शायद से आपके पास में से आपकी हेयरपिन गलती से गिर चुकी है। जो सुनकर हमारे हीरोइन यहाँ पर एक लंबी सी सांस लेती है और धीरे धीरे से पीछे मुड़कर कहती कि थैंक यू सर। और जैसे ही यहाँ पर हमारा हीरो हमारे हीरोइन को देखता है, वो तो बस देखते ही रह जाता है। और फिर उस हेयरपिन को वापस करते हुए बोलने लगती कि मिस पता नहीं क्यों, लेकिन आपका ये चेहरा मुझे काफी जाना पहचाना सा लग रहा है। और यह सुनकर हमारे हीरोइन कहती कि माफ करना सर, लेकिन क्या मैं आपकी नाम जान सकती हूँ। अपना हीरो बोलते है कि क्यों नहीं, मेरा नाम है जीएन। और तभी यहाँ पर अचानक से एक बुरे इंसान के बोलने लगते कि डॉक्टर जीएन, तुम यहाँ पर इस लड़की के साथ लगे पड़े हो, जबकि वहाँ पर तो मेरा पोता बीमार है, आप जल्दी से मेरे साथ चलो। और ऐसा कह के जीएन को ये अपने साथ ही लेकर चला जाता है। और फिर इस बुरे इंसान के पोते के ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद ही डॉक्टर जीएन यहाँ पर से निकल आता है। एंड यहीं पे हम लोग हमारे हीरोइन को भी देखते हैं। यहाँ पर ये दोनों ऐसा दिखाती है मानो कि ये दोनों यहीं पर से गुजरते हुए जा रही थी। फिर जीएन के पास आके बोलती कि मिस्टर जीएन, आपके साथ तो हमारी फिर से मुलाकात होगी, क्या ही कोइंसिडेंस है। और इस बार ये दोनों ही यहाँ पर एक साथ टहलते हुए अपनी बातचीत चालू रखते हैं, जहाँ पर कि हमारे हीरोइन अपने हीरो से पूछती है कि आपके फैमिली में कौन कौन है और आपकी उम्र कितनी हो चुकी है। इसकी रिप्लाई में जीएन बोलते है कि मैं अब 25
साल का हो चुका हूँ। और जहाँ तक बात है मेरी फैमिली की, तो मेरी फैमिली में सिर्फ मेरी बड़ी बहनी थी जो कि अब गुजर चुकी है, और उनके जाने के बाद मेरा बस जीजा जी ही बचा हुआ है जिनके साथ कि मैं अभी रहता हूँ। और जियान के बस इतना कहना ही था, यहाँ पर फिर से कुछ लोग है कि उससे किसी की ट्रीटमेंट करने के लिए उससे अपने साथी पकड़ के लेकर चला जाता है। एंड इस बार भी हमारे हीरोइन अपने हीरो के पीछे ही होती है, बट इस बार भी नाम देकर कहती कि वाह क्या ही कोइंसिडेंस है, हम लोग तो फिर से मिल गई। और यहाँ पर ये दोनों ही अपने बातचीत फिर से चालू करने वाला था, बट यहाँ पर फिर से कोई कि इसको अपने साथ ही उठाकर लेके चला जाता है। और यही सेम चीज इस तरीके से यही पूरा दिन लगातार रिपीट में चलते ही रहता है। इसकी वजह से कि हमारे हीरोइन को उसके साथ बातचीत करने का थोड़ा सा भी मौका सही से मिल ही नहीं पा रही थी। एंड इसके आगे की सिनेरियो हम लोग देखते हैं रात के, जहाँ पर जियान फिर से किसी मरीज के पास जा रहा था एक छोटे से बोट में से, और तभी यहाँ पर फिर से हमारी हीरोइन चली आती है और ये यहाँ पर फिर से बहाना मारते हुए कहती कि व्हाट अ कोइंसिडेंस, हम लोग तो फिर से मिल गई। और फिर हमारी हीरोइन यहाँ पर जियान को इस बोट पर आने को कहती है, जो सुनकर ये बोट वाला उसको छोड़ता नहीं, बिकॉज वो अपने बेबी के पास इसको लेके जा रहा था उसकी ट्रीटमेंट के लिए। जो देखकर तो हमारे हीरोइन यहाँ पर चुपके से एक छोटा सा मैजिक करके उसको पानी में गिरा देती है, और फिर अपना हाथ बढ़ा कर काफी स्वीट तरीके से उसको अपनी बोट पर लेके आती है। जहाँ पर जियान तो हमारे हीरोइन को बस घूरते हुए जा रहा था, बिकॉज उसको ऐसा ही लग रहा था कि उसने इसे कहीं पर तो देखा है इससे पहले। और फिर अपना बांसुरी निकल कर एक सुर गाने लगती है, जो सुनकर हमारे हीरोइन कहती कि ये सुर तुम्हें कैसे पता। जियान बोलते कि पता नहीं, ये तो बस मेरे दिमाग में आ जाता है। और फिर हमारे हीरोइन भी यहाँ पर इस सुर के साथ एक गाना गाने लगती है, और ये जो गाना है और ये जो सुर है ना, ये लोग 500 साल पहले ही इस मूवी के फर्स्ट पार्ट में एक साथ ही गा चुके थे। और फिर इसके आगे की सिनेरियो हम लोग देखते हैं एक फेस्टिवल के, जहाँ पर जियान अपने जीजा के साथ होता है, और जियान यहाँ पर अपने जीजा से हमारे हीरोइन से शादी के बारे में बातचीत करने को बोल रहा था। जो सुनकर उसका जीजा तो बोलते कि तुम्हारे कंधे पे एक बहुत ही बड़ा उधारी का पहाड़ है, ऐसे में तुम शादी की बात कर रही हो। जियान बोलता है अब जरा जाकर एक बार शिव भाई से मिल तो लो, जो सुनकर उसका जीजा भी राजी हो जाता है। फिर ये दोनों ही यहाँ पर से एक रेस्टोरेंट के सामने चले आते हैं, जहाँ पर की उन दोनों से उसकी मिलने की बातचीत हुई थी। और यहाँ पर से ये लोग छुप छुप के जा रहा होता है, बिकॉज इससे पहले जो इसने उधारी का बात किया था ना, ये इस रेस्टोरेंट के ओनर के बारे में बातचीत कर रहा था। और फिर ये लोग यहाँ पर से किस तरीके से अंदर के बैठते हैं बातचीत करने के लिए, जहाँ पर जियान का जीजा बोलते कि जियान का हालत अभी कुछ खास अच्छा नहीं है। जो सुनकर शिव भाई कहती कि अगर हम दोनों एक बार पति पत्नी बन गई तो फर्क नहीं पड़ता कि हालत चाहे कैसे भी क्यों ना हो, हम दोनों ही एक साथ मिलकर उसके सामने डांट कर खड़े रहेंगे। और तभी यहाँ पर इस होटल के ओनर चले आते हैं जियान से अपनी उधारी वापस लेने के लिए, और ये यहाँ पर आते साथ ही जियान को कुछ भी उल्टा सीधा सुना रहा होता है। जो देखकर तो शिव भाई यहाँ पर खड़े होकर अपने सारे के सारे सोने के गहनों को उतर कर उसको अपनी उधारी के बदले में रखने को कहती है। जो देखकर तो जियान बोलते कि तुम्हें ये करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। शिव भाई कहती कि हाँ थी, हमारे फ्यूचर के लिए। और फिर इसके बाद हम लोग सीधा रात के सीनरी देखते हैं, जहाँ पर जियान के जीजा कुछ ज्यादा ही पी रखा होता है, क्योंकि अब फाइनली उसके साले की शादी हो चुका होता है। और यही भी हम लोग शिवचेंग को भी देखते हैं, जो कि एक पैर के ऊपर अकेली ही बैठी हुई थी। और फिर फाइनली हमारे को देखने को मिलती कि हमारे हीरो और हीरोइन की शादी हो चुकी है। एंड ये लोग यहाँ पर अपनी फर्स्ट नाइट बनाने से पहले एक रिचुअल के थ्रू एक दूसरे से प्रॉमिस करती है। एंड दिस लवली प्रॉमिस वाज बाउंड बाय अ रेड थ्रेड टुगेदर फॉरएवर। दिस लव विल लास्ट फॉरएवर एंडलेस, वी हियर बाय प्रॉमिस। एंड इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे मॉर्निंग के सीन देखते हैं, जहाँ पर शिव भाई अपनी हेयर पिन को दफना कर गॉड से प्रे कर रही होती है कि उसे अब एक नॉर्मल सीधी सादी सी जिंदगी जीने को मिले, जहाँ पर वो अपने वाइफ की ड्यूटी पूरी तरीके से फुलफिल कर सके। और फिर अपनी बहन से कहती कि अब से मैं मैजिक यूज नहीं करूंगी और तुम भी मत करना, बट वो नहीं सुनती और यहाँ पर से नाराज होकर चली जाती है। इसके आगे हम लोग देखते हैं शिव भाई जियान के साथ अपने हाउस वाइफ वाली जिंदगी बहुत ही अच्छी तरीके से जी रही होती है। और ऐसे ही ये लोग एक दिन घर की तरफ आ रहे थे, जहाँ पर जियान को देखने को मिलता है कि यहाँ पर तो एक महिला पॉइजन डोज की वजह से बेहोश होकर पड़ी थी, जिससे कि किस तरीके से वो यहाँ पर होश में ला देता है। और फिर सीन आते रात को, जहाँ पर जियान बोल रहे थे कि ये सारे मेडिसिन सच में बहुत ही महंगा होता है, जिन्हें की गरीब लोग इतनी आसानी से अफोर्ड नहीं कर पाता। बहुत अच्छा होता अगर मैं एक मेडिकल क्लिनिक खोल लेता, बट पैसों की बहुत ही कमी है। और फिर इसके थोड़ी देर बाद शिवचेंग शिव भाई को अपने साथ लेके जाके गाँव के सारे कुएं को चेक करती है, क्योंकि यहाँ पर इसको कुछ तो शक हो रही थी, जो कि असल में सच भी थी, क्योंकि इन सभी में जहर मिला होता है। और ये सारा कुछ एक माउस डीमन नाम का बंदा कर रहा होता है, क्योंकि सिर्फ उसके पास इस कैंडिडेट होता है, जिसे की वो लोगों से कुछ ज्यादा ही महंगे दाम से बेच रहा होता है। फिर यहाँ पर शिवचेंग और शिव भाई दोनों ही आ जाते हैं उसको सबक सिखाने के लिए। और बस सिर्फ शिव भाई की आंखों को दूर से देखने की वजह से इसकी पूरी फटके रह जाती है। और उस तरफ तो शिवचेंग उसके सारे पैसे चुरा कर उसके पास में 2 एंटीडोट के पाउच भी उठा लेती है, जिन्हें की लेके आके शिव भाई जियान को सौंप देती है। जो देखकर जियान भी काफी खुश हो रहा था, बिकॉज उसको क्लिनिक जो खोलना था, बट फिर भी इतने पैसे काफी नहीं थी इस काम के लिए, जो कि शिवचेंग भी बाहर से सुन लेती है। फिर शिवचेंग यहाँ पर से बिना किसी को कुछ कहे सीधा गवर्नमेंट ऑफिस पर चले जाते हैं, वहाँ पर से पैसे लूट करने के लिए। और यहाँ पर से इसकी काम खत्म होता साथ ही यहाँ पर माउस डीमन के वही पाउच को रख कर जाती है, ताकि उसी पर ही सारा का सारा शक चला जाए। इसके बाद हम लोग जियान को देखते हैं, जो कि अपने क्लिनिक के सारे सामान उठाकर बहुत ही खुश हो रहा होता है। और वही पे शिव भाई शिवचेंग से कह रही थी कि तुमने आखिर से क्यों किया, माना कि इससे हमारी थोड़ी सी मदद हो रही है, लेकिन फिर भी ऐसा करना गलत है, अगली बार से ऐसा मत करना। पर वो कहाँ पर किसी की सुनने वाली थी, वो तो यहाँ पर से ये कहते हुए निकल जाती है कि ये तो मेरे मूड पर डिपेंड करती है। फिर जियान के बोलते कि मैं बाहर पर होप्स कलेक्ट करने के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे। और इसके आगे हम लोग देखते कि ये दोनों ही यहाँ पर एक साथ ही पहाड़ी पर चले जाते हैं, जहाँ पर होप्स कलेक्ट करने के लिए जियान कुछ ज्यादा ही ऊपर चला गया था, और इसके ज्यादा ऊपर चलाने की वजह से यहाँ पर अपने पैर फिसल कर गिर जाते
है, जो देखकर शियोबाई काफी डर जाती है और चुपके से अपने मैजिक की इस्तेमाल करके उसको बचाकर खुद भी जंप कर देती है। और जियान को तो यहाँ पर यही लग रहा होता है कि ये ऊपर वाले का ही कोई करिश्मा होगा जिसकी वजह से वो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा भी करता है। एंड फिर यही पर से सीन शिफ्ट होता है और हमारे को स्टोरी के अंदर फाइनली एंट्री होते हुए दिखाई देता है इस मूवी के मेन विलन दी ग्रेट मंकी। और ये यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिस पर आया होता है कल रात को जो चोरी हुआ था उसी का ही इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जहाँ पर से उसको वही माउस डीमन का पाउच देखने को मिल जाता है, जिस देखकर के वो बोलते हैं कि मुझे पता है कि ये कोई डीमन का ही काम होगा, कोई नॉर्मल इंसान का नहीं। और फिर यही पर से हम लोग एक फेस्टिवल के अंदर के सीन देखते हैं जहाँ पर की सर्कस चल रहा होता है, जहाँ पर की सर्कस दिखाने वाली और कोई नहीं बल्कि वही फॉक्स डीमन गर्ल होती है, जिसकी यहाँ पर अचानक से देखकर शियोबाई काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। बट सभी को ही यहाँ पर एंजॉय करते हुए देखकर वो कुछ भी कहती नहीं है, जिसके बाद की हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डे की सीनरी, जहाँ पर की वही वाला माउस डीमन है कि जियान से बोल रहे थे कि तुम ये रख लो क्योंकि तुम्हारे घर पे एक डीमन है जिससे कि ये तुम्हारा रक्षा करेगा, जिसमें कि असल में उसने एक स्पेलिंग कास्ट किया होता है जो कि उसके घर जाने से एक्टिवेट हो जाता है, जो कि शियोबाई भी नोटिस कर लेती है। फिर वो बीमार होने की एक्टिंग करके शियोचेंग से इसको हैंडल करने को कहती है। फिर शियोचेंग इसको किस तरीके से हैंडल कर काफी खुशी के साथ जियान से पूछती है कि ये क्या था आखिर। जियान बोलते है कि वो ये तो एक चूहे जैसा दिखने वाला बंदा के मेरे को पकड़ा दिया था, पता नहीं कि वो किस बारे में क्या ही उल्टा सीधा बके जा रहा था। जो सुनने के बाद तो शियोचेंग काफी खुशी के साथ उसको ढूंढने के लिए निकल जाती है, जो कि उसको मिल भी जाती है। पर उससे पहले ग्रेट मंक यहाँ पर उस पे अटैक करके उसको जकड़ लेता है और साथ ही इसको यहाँ पर एक और चीज भी रियलाइज हो चुका था कि उसके पीछे एक और डीमन मौजूद है, जो कि नोटिस करते साथ ही शियोचेंग जकर ट्रांसफॉर्म होकर उस पर हमला बोल देती है। पर ग्रेट मंक तो यहाँ पर सिर्फ अपना ऑरा रिलीज करते साथ ही उसको दबोच लेता है। फिर शियोचेंग किस तरीके से यहाँ पर उसके पास में से भाग के निकल आती है और उस डीमन माउस को तो ग्रेट मंक अपने पास ही कैद करके रख देता है। और फिर इसके आगे हमारे को ड्रैगन बोर्ड नाम के एक फेस्टिवल को दिखाया जाता है जहाँ पर जियान के जीजा भी शामिल होता है, जहाँ पर उसका जीजा ही जीता होता है, जिसकी वजह से ये लोग रात में जश्न मना रहा होता है और जश्न की वजह से शियोबाई को भी ड्रिंक करने को कहा जाता है। तो शियोचेंग शियोबाई से कहती कि सिस्टर तुम्हें पता है ना कि हम लोग ड्रिंक करने से हम लोग अपनी आपा खो बैठते हैं, पर फिर भी शियोबाई यहाँ पर ड्रिंक कर जाती है बिकॉज वो अपनी फैमिली रिलेटिव को खुश देखना चाहती है। और फिर इसके कुछ देर बाद ही वो अपनी आपा धीरे धीरे से खोने लगती है, जिसके बाद की वो बहाना मार के किस तरीके से बाहर आ जाती है। और वही बेजियन को भी उसके लिए फिक्र हो रहा था, जिसकी वजह से कि वो उसे देखने के लिए बाहर निकल आता है, जहाँ पर उसको एक बहुत ही जायंट से स्नैक देखने को मिल जाता है, जो देखकर कि वो तुरंत ही बेहोश हो चुका था। जो देखकर तो शियोबाई किस तरीके से अपने आप को संभाल कर उसके पास चली आती है और उसकी नासा चेक करने से उसको पता चलती है कि उसके सांसें तो ऑलमोस्ट रुकने ही वाली है, जो देखकर तो वो काफी ज्यादा डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर और कोई रास्ता ना पाके शियोबाई जियान को उस फॉक्स गर्ल के पास लेकर आती है, जहाँ पर कि वो फॉक्स गर्ल कहती है कि अगर तुमको इसको बचाना है तो तुम्हें जाकर माउंटेन कोलन पर एक मैजिक क्रॉस को हासिल करना होगा। फिर वो शियोबाई के हाथ पर दो बड़े बड़े शॉट पकड़कर उसको सीधा माउंटेन कोलन पर ही टेलीपोर्ट कर देती है, जहाँ पर से कि वो थोड़ा बहुत कुछ डिफिकल्टी का सामना करके वहाँ पर से उस क्रॉस को लेकर ही चली आती है, जिससे कि जियान यहाँ पर ठीक हो जाता है और उसका आँख खोलते सीधा अपने घर पर। और उसके मन में अभी तक वो खौफ होता है, जिसकी वजह से कि वो यहाँ पर छुप रहा होता है। और इस डर को पूरी तरीके से भगाने के लिए शियोबाई शियोचेंग के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है और इसी प्लान की रिगार्डिंग शियोबाई जियान को लेकर वही जगह पर चली जाती है, जहाँ पर की शियोचेंग छुपके से अपने मैजिक के थ्रू एक फेक स्नेक को क्रिएट करके उनके पीछे लगा देती है और फिर खुद से ही सामने कर उसकी गला कट कर ऐसा दिखाती है कि मानो कि वो उसे पूरी तरीके से मार चुकी है। और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे मॉर्निंग के सीन देखते हैं, जहाँ पर की जियान के जीजा बोल रहे थे कि शियोचेंग सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी अभी तक वो सिंगल क्यों है। बट कोई बात नहीं, अभी मैं उसके लिए उसके लायक बंदे ढूंढ के निकलूंगा। फिर वो शियोचेंग को बैठा कर कई सारे लड़कों को ब्लाइंड डेट के लिए उसके पीछे लगा देती है, पर वो तो यहाँ पर सभी का मजाक बनाते हुए निकल रही होती है और कुछ कुछ को तो पीट कर भी निकल रही होती है। और तभी हम लोग बाहर की तरफ फिर से दी ग्रेट मंक की एंट्री होते हुए देखते हैं, बिकॉज इसको भी कहीं से पता लग चुका था कि इन लोगों ने कल रात को एक सांप मारा था, तो ये यहाँ पर उसी बात को लेकर बातचीत करने के लिए आया होता है। पर ये तो यहाँ पर इसको भी पकड़ कर इसका पूरा का पूरा गेटअप बदल कर इसको भी ब्लाइंडेड के लिए अंदर भेज देता है, जिसको कि यहाँ पर देखते साथ ही शियोचेंग भी समझ चुकी थी कि यही दी ग्रेट मंक है, तो ये यहाँ पर से फिर से उसको चकमा देकर भाग के चली जाती है। और इसकी इस सेक्शन को देखने के बाद तो ये भी अच्छी तरीके से समझ चुका था कि यही उस रात की लड़की है। उसके बाद की यही यहाँ पर से सीधा चले आते हैं जियान के घर पर और इससे बातचीत करने के लिए शियोबाई जियान को बाहर रहने को कहती है और खुद जगह अंदर चली जाती है। और इसको देखकर मंक बोलते हैं कि इस परिवार के अंदर डीमंस घुस चुका है, जो सुनकर शियोबाई कहती है कि कहाँ पर, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे ना। मंक बोलते हैं कि तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा जब मैं तुम पर अपनी इस खतरनाक सी वेपन से अटैक कर दूंगा। जो सुनते साथ ही शियोबाई जगह फटाक से उस पर ही अटैक कर देती है, पर मंक यहाँ पर अपनी ताकत से उस पर कुछ ज्यादा ही दबाव डाल रहा होता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर बेकाबू होकर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और घर भर को ऐसे टूटते हुए देखकर जियान चिल्ला रहे होते कि शियोबाई तुम कहाँ पर हो। मंक बोलते कि अच्छे से देख लो, यही तुम्हारे पत्नी शियोबाई है। और फिर जैसे ही यहाँ पर इसको ये मालूम पड़ता है, ये यहाँ पर गिड़गिड़ाते हुए बोलने लगती कि अगर ये सच में मेरी पत्नी है तो फिर प्लीज इसको छोड़ दीजिए। पर मंक यहाँ पर उसका एक भी नहीं सुनता, बल्कि और भी ज्यादा दबाव डालने लगता है उस पर, यहाँ तक कि उसका पेट तो शियोबाई को बीच में से ही काट लेता है। जो सब देखकर तो जियान अपने पास में से निकल निकलकर उसको पैरालाइज करके उसके सबसे बड़ी ताकत गोल्डन बॉल्स को लेकर भाग जाता है। और इसी के बीच में शियोबाई भी बचकर भाग चुकी थी और वही पे जियान वही फॉक्स डीमन गर्ल के पास ही चली आती है उससे मदद मांगने के लिए, जहाँ पर की वो फॉक्स डीमन गर्ल उसको एक बांसुरी पकड़ कर कहती कि ये लो, जब भी तुम इसको बजाओगे तब तुम कोई से भी ताकत को आसानी से रोक सकते हो, लेकिन इसके बदले में तुम्हें अपने लाइफ सोर्सेज को धीरे धीरे से खोना होगा। फिर इस बांसुरी को लेकर के वो हर तरफ ही शियोबाई को ढूंढने लग जाता है, लेकिन वो उसे कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता। इसके वजह से जया पर सीधा चलाते हैं मोनेस्ट्री टेंपल मंक के पास और जया पर के मंक से बोलने लगते कि मास्टर मेरे बीवी ने अब तक किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ा, तो प्लीज
आप उसे अकेला छोड़ दीजिए। पर मोंग तो बोलते कि आज भले ही उसने किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन कल जरूर से बिगाड़ेगा और उसके साथ रहकर तुम भी इफेक्टेड हो चुके हो। और ऐसा कह के जेजा पर जियन को मोनेस्ट्री के अंदर कैद करके रख लेता है। और फिर हमारे को शिवचैन को भी दिखाया जाता है, जो कि जाकर ये हालत देखने के बाद तो भाई साहब काफी गुस्से में आ चुकी थी। फिर वो हर तरफ ही शिवबाई को ढूंढने में लग जाती है, जो कि उसे काफी घायल हालत में झरने के पास ही मिलती है। और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं जियन के जीजा को, जहाँ पर की शिवचैन इसको डरा धमकाते हुए कहने लगती कि क्या तुम मुझे पकड़ोगे नहीं, आखिरकार मैं एक डीमन जो हूँ। पर यह सुनकर तो जीजा पर होते हुए बोलने लगती कि चाहे तुम जैसे भी क्यों ना दिखता हो, मैं अभी तक तुम्हें अपनी छोटी बहन ही मानता हूँ। फिर यहाँ पर शिवबाई भी आ जाती है, जो कि यहाँ पर आने के बाद ही मिट्टी में से अपनी वही हेयर पिन को निकल कर फुट फुट के रोने लगती है और ऊपर से अचानक से उसको चक्कर आने लगती है। फिर वो कहती कि लगता है कि मेरे पेट में एक बच्चा है। और फिर यहीं पर से हमारे को जियन को दिखाया जाता है, जहाँ पर की शिवचैन भी अब उसके पास आ चुकी थी, जहाँ पर की वो जियन से कहती कि बड़ी बहन ने मुझे तुमसे कहने को बोला है कि वो माँ बनने वाली है। और ये जहाँ पर ये सुनते साथ ही यहाँ पर से निकल कर काफी खुशी के मारे शिवबाई के पास भागते हुए जाने लगता है, जहाँ पर की वो शिवबाई से कहते कि ये सारी मेरी गलती है। पर शिवबाई भी कहती कि नहीं, असल में ये सारी मेरी गलती है। जो सुनकर जियन बोलते कि तुम्हारी गलती मेरी गलती कुछ भी मायने नहीं रखता, अगर अभी कुछ मायने रखता है तो ये है इस बच्ची की, हमारी बच्ची की सही सलामत दुनिया में आना। जो सुनकर शिवबाई भी कहती कि हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी की खुशी की बातें ज्यादा देर तक टिक ही नहीं पाती। तो देख लो, यहाँ पर चले आते हैं द ग्रेट मोंक, जिस देखकर शिवबाई के सामने कि जियन खड़ा हो जाता है। जो देखकर मोंक जियन से बोलते कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो चुके हो ना, तुम उस दिन इसके असली रूप को देखकर डर के हमारे लगभग मरने ही वाले थे, तो तुम्हारे पास अब भी दूसरा रास्ता खुला हुआ है। जो सुनकर शिवबाई कहती कि हाँ मैं अपने असली रूप में वापस लौटती हूँ, तब वो खुद ही देख लेगा कि क्या करना है। एंड ऐसा कहते हुए शिवबाई यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होकर जायंट बिग व्हाइट स्नेक में बदल जाती है। और फिर जियन की ऐसी कुछ भी ना कहने वाली फेस रिएक्शन को देखने के बाद वो यहाँ पर से डिसअपॉइंट होकर जाने लगती है। जो देखकर तो जियन भी उसके पीछे पीछे भागते हुए बोलने लगती कि जरा मेरी बात तो सुनो, चाहे जितनी भी बारी आधी या तूफान क्यों ना आ जाए, भले ही जैसे पहाड़ पर्वत क्यों ना टूट जाए, लेकिन हमारा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, एंडलेस होकर टिका रहेगा। क्या तुम्हें हमारे उस रात की प्रॉमिस याद नहीं है? पर मुझे तो सारी चीजें याद है। जिंदगी भले ही एक सपने की तरह होता है, लेकिन उसे अपने पैर के साथ जीना ही सबसे बड़ा सच होता है। एंड ऐसा कहने के बाद ही जियान व्हाइट स्नेक को नोस करता है, जो कि इस मूवी का मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सीनरी है। जो सब देखकर मोंक बोलते हैं कि भले ही तुम कितने सारे सपने क्यों ना देख लो, मैं हमेशा एक काल की तरह आके तुम्हारे सारे सपने तोड़ दूंगा। और ये सुनते साथ ही व्हाइट स्नेक और ग्रीन स्नेक जगह उस पर टूट पड़ती है और हमारे को यहाँ पर देखने को मिलता है इनके बीच एक बहुत ही घमासान सा युद्ध। पर मोंक अकेला ही उन दोनों पर ही भारी पड़ रहा था, जिसकी वजह से ग्रीन स्नेक घायल हो जाती है और व्हाइट स्नेक को वो अपने घेरे में कैद कर लेती है, जहाँ पर की वो उसे कुछ ज्यादा ही टॉर्चर कर रहा होता है। और तभी हमारे को यहाँ पर देखने को मिलते कि हमारे हीरो अपने फुल पोटेंशियल में आ चुका था। वो यहाँ पर वही डीमन फॉक्स गर्ल की दी हुई बांसुरी को लेकर बजाने लगता है, जिसकी वजह से कि मोंक के सारे पावर्स ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाता है। पर इसके बदले में जियान को भी एक बहुत ही बड़ा कीमत चुकाना पड़ता है, उसका सारा का सारा लाइफ सोर्सेस ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाता है। जो देखकर तो शिवबाई यहाँ पर चिक चिक कर रो रही होती है और उस तरफ तो मोंक का पिता हार नहीं मान होता है। वो फिर से खड़ा होकर अपना सारा का सारा ताकत एक साथ करके एक बहुत ही बड़ा सा फिनिक्स अटैक उन पे चल देता है। इसके साथ ही हमारे को यहाँ पर शिवबाई के पेट में से एक बहुत ही खतरनाक से एनर्जी को रिलीज होते हुए दिखाए जाते हैं, जो कि यहाँ पर मोंक के सारे अटैक्स को हजारों लोटस के टुकड़ों में बदल दिया था। जो देखकर मोंक बोलते हैं कि आखिर ये किस तरह की हो रहा है, मुझे इसे खत्म करना ही होगा। और तभी यहाँ पर इसको देखने को मिलते कि यहाँ पर से तो शिवचैन और शिवबाई दोनों ही भाग चुकी थी। इसके बाद जियान का जीजा के बोल रहा था कि तुम्हें आखिर हुआ क्या है, तुम हिल क्यों नहीं रहे। मोंक बोलते हैं कि क्योंकि उसने उस डीमन स्नेक को बचाने के लिए खुद का ही लाइफ सोर्सेस को खत्म कर डाला है, इसको मेरे साथ लेकर आओ, शायद मैं टेंपल में लेकर जाकर इसका इलाज कर सकता हूँ। एंड इसके आगे हमारे को यहाँ पर से बहुत दिनों बाद के सीन देखने को मिलता है, जहाँ पर कि हम लोग देखते कि शिवबाई को अब फाइनली एक बेबी हो चुकी थी, जिसके साथ कि ये लोग काफी खुशी खुशी अपना वक्त गुजार रहा होता है। पर फिर भी यहाँ पर शिवबाई को जियान की कमी अंदर से खाई जा रही थी। और फिर जैसे ही एक दिन शिवचैन कुछ खिलौना लगा के बोलती कि सिस्टर देखो मैं हमारे बच्चों के लिए क्या क्या लाई हूँ, पर ये तो देखते कि यहाँ पर तो शिवबाई होता ही नहीं है। फिर वो भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है, जहाँ पर कि वो बोल रही थी कि क्या तुम टेंपल में अपने पति को वापस लाने के लिए जा रही हो, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। और इसी के साथ ही हमारी ये वाली मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है और इसके आगे की स्टोरी सीधा यहीं पर सी व्हाइट स्नेक 2 मूवी के अंदर हमारे को कंटिन्यू होते हुए दिखाई गई है। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं उस वाली मूवी को भी अपने चैनल पर एक्सप्लेन करके डाल दूं, तो ज्यादा नहीं इस वाली वीडियो पर जस्ट 100 कमेंट्स डन करा दो। हाँ मेरे को पता है कि ये कुछ ज्यादा नहीं है, बट स्टिल मेरा चैनल अभी तक नया ही है, तो प्लीज मुझे जितना हो सके उतना सपोर्ट दिखाओ। और अगर तुम्हारे को मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल के बाकी के वीडियोस भी तुम्हारे को डेफिनेटली अच्छा ही लगेगा। सो या उन्हें भी चेक करना मत भूलना। बाकी मैं मिलूंगा तुम्हारे को अगले किसी दिन अगले किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।